दोस्तों, जापान को हमने हरा दिया था, जर्मनी को हम हराने वाले थे और भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने वाला था। मुश्किल से कुछ और महीने हमें बिताने थे और भारत एशिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक सुपर पावर बस बनने ही वाला था। लेकिन अब जो हुआ है वो बहुत करारा झटका है भारत के लिए। आप स्क्रीन पर देखिए, भारत तीसरी नंबर की अर्थव्यवस्था बनते बनते छठे नंबर पर लुढ़क गया है। जी हाँ, ब्रिटेन और जापान को हमने हरा दिया था, वो एक बार फिर हमसे आगे निकल चुके हैं और भारत इस समय दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और दुखद बात ये है कि ब्रिटेन की जो जीडीपी ग्रोथ है, यानी कि अर्थव्यवस्था बढ़ने की रफ्तार 0.5% है, जो जापान है उसकी 0.7% है, यानी कि 1% भी अर्थव्यवस्था उनकी बढ़ नहीं रही है। उल्टा हमारी अर्थव्यवस्था 6.5% की भीषण रफ्तार से दौड़े जा रही है। उसके बावजूद जापान और ब्रिटेन ने हमें हरा दिया है और इसके पीछे अलग अलग कारण और तर्क दिए जा रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि युद्ध दीमक की तरह खा गया हमारी अर्थव्यवस्था को, तो कई कह रहे हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, कई ने तो ऑपरेशन सिंदूर को भी इसका जिम्मेदार ठहराया। लेकिन जो सच्चाई है वो इससे कहीं ज्यादा आगे है, जो मैं आज आपको बड़े आसान भाषा में इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और साथ ही इसके सोल्यूशन पर भी हम बातचीत करेंगे कि इसका सोल्यूशन है क्या। लेकिन सबसे पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि जिन भाइयों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो लाइक नहीं की है, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो अपने दोस्तों, मित्रों, भाई बहन, फैमिली के हर मेंबर तक पहुंचाएं ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता लग पाए। तो चलिए सबसे पहले हम इसके कारण देख लेते हैं। तो देखिए, इसका मेन कारण ना तो युद्ध है, ना ऑपरेशन सिंदूर है, ना कोई और है। इसका कारण है सही समय पर इकोनॉमिक रिफॉर्म ना करना। मतलब कि हमने जीएसटी नोटबंदी वाले फैसले अब से 7-8 साल पहले ले लिए थे, लेकिन इसके बाद पिछले कुछ सालों में, स्पेशली जब से कोरोना खत्म हुआ उसके बाद, तो भारत ने कोई भी इकोनॉमिक रिफॉर्म किया ही नहीं है जो कि इम्पैक्टफुल हो। और इसी का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि हमारा इम्पोर्ट बिल बढ़ता ही जा रहा है। हम जितना सामान अब से 10 साल पहले दुनिया को बेचा करते थे, उससे ज्यादा आज हम बेचते हैं, कई गुना ज्यादा बेचते हैं हम। हमारा एक्सपोर्ट कई गुना ज्यादा हो चुका है। लेकिन समस्या ये है कि इंपोर्ट, यानी कि जितना सामान हम दुनिया से खरीदते हैं, वो उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है। हमने अभी तक अपने इंपोर्ट पर लगाम नहीं लगाई है और नतीजा इसका क्या है? नतीजा ये है कि करंट अकाउंट डेफिसिट का भयंकर तेजी से बढ़ना, जिसने हमारे रुपए को इतने दबाव में ला दिया है कि वो लगातार गिरता ही जा रहा है। आपको मैं एक आंकड़ा दिखाता हूँ, आप लिटरली चौंक जाओगे। पिछले साल 2025 में भारत का रुपया डॉलर के कंपैरिजन में 4-4.5 रुपए गिरा था एक साल के अंदर, और इसे हमने भयंकर गिरावट मानी थी। सरकार की बहुत आलोचनाएं करी थी हम सब लोगों ने, लेकिन ये 2026 का साल तो सबको माफ कर गया। दरअसल इस साल के भी 4 महीने भी ढंग से नहीं बीते और भारत का रुपया 88 से गिरते गिरते 95 तक पहुंच गया है और कहा जा रहा है कि इस साल के एंड तक 100 के भी पार चला जाएगा। और यही सबसे बड़ा कारण है अर्थव्यवस्था का नंबर 4 से छठे पर जाने का। दरअसल भारत की अर्थव्यवस्था गिरी नहीं है, बल्कि रुपए के गिरने की वजह से कैलकुलेशन गड़बड़ा गई है। क्योंकि पहले भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले 80-85 पर था और उस टाइम पर जब भारत की अर्थव्यवस्था की कैलकुलेशन करी गई तो बताया गया कि भारतीय जीडीपी 4.2 ट्रिलियन डॉलर पर है। लेकिन हमारा रुपया इतना तेजी से गिरा है पिछले कुछ महीनों में कि अब जब दोबारा से कैलकुलेशन करी जा रही है तो जीडीपी डॉलर के कन्वर्जन में गिर रही है। मतलब कि जब भारतीय रुपए से डॉलर में कन्वर्ट किया जा रहा है जीडीपी की वैल्यू को, तो वो 4.2 से घटकर 4.1 ट्रिलियन आ रही है। इसीलिए हमारी अर्थव्यवस्था नहीं गिरी, बल्कि वो तो बहुत शानदार रफ्तार से बढ़ रही है। समस्या ये है कि हमारा रुपया इतनी तेजी से गिर रहा है कि वो जीडीपी की बढ़ने की रफ्तार को काट दे रहा है और इसीलिए ज्यादा दुखदाई है। क्योंकि हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं, यानी कि जापान, जर्मनी और यहाँ पर ब्रिटेन, इन तीनों की जीडीपी रफ्तार 1% भी नहीं है। जी हाँ, तीनों में से एक भी देश 1% तक की रफ्तार को नहीं छू पा रहा है। और वहीं भारत की बात करें तो वो 6.5 की रफ्तार से भागा जा रहा है। इसके बावजूद हम इन्हें हरा नहीं पा रहे और इसीलिए IMF ने कहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो भारत 2 साल के अंदर
दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला था वो 2035 में जाकर बनेगा। मतलब साफ है कि सरकार ने अगर अभी भी कुछ नहीं किया और भारतीय रुपया ऐसे ही गिरता रहा तो 2028 में हमारा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का जो सपना था वो सपना ही रह जाएगा। हमें 2030-32 तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन क्या सोल्यूशन है इसका? तो हाँ, इसका सोल्यूशन है और सबसे बड़ा सोल्यूशन इसका ये है कि हमें अच्छा से अच्छा इकोनॉमिक रिफॉर्म करना पड़ेगा। अगर हम इकोनॉमिक रिफॉर्म करते हैं और इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि जो भारत का करंट अकाउंट डेफिशिएट है हम उसे कम कर पाए। अब वो कैसे होगा? तो वो कम होगा इंपोर्ट को कम करके, और ऐसी स्थिति में रुपए की गिरावट को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन ये अकेला काम नहीं कर सकता। इसी के साथ हमें भारत की जो जीडीपी की रफ्तार है जो कि आज के समय में 6.5% के करीबन है, इसे बढ़ाकर 7.5 और 8 तक ले जाना होगा, जो कि पूरी तरीके से संभव भी है। लेकिन ये काम भी इकोनॉमिक रिफॉर्म से ही होंगे। हमें एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लेना होगा जो कि सब कुछ पलट कर रख दे, तभी जाकर ये सब संभव हो सकता है। और मुझे पता है आप में से कुछ लोग कहोगे कि यार हम तो कर लेंगे, इतने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट दिल्ली में बैठे हैं, सरकार को सजेशन वो दे ही रहे होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यही काम जापान ने भी किया था 1990s में। उन्होंने अपने देश के बाबुओं के हवाले कर दी थी अपनी अर्थव्यवस्था, और उसका परिणाम क्या हुआ? आज तक जापान रिकवर नहीं कर पा रहा है। स्थिति ये है कि कहा जाता है कि 1990 से लेकर 2000 के बीच में इनकी इकोनॉमी खो गई है कहीं। उस टाइम पर जापान की इकोनॉमी के लिए लॉस्ट डेकेड कहा जाता है। जापान आज तक उससे नहीं उबर पाया। चीन ने उन्हें हरा दिया था कुछ ही सालों के अंदर। ये सब हमारे साथ नहीं होना चाहिए। 2020 से लेकर 30 का साल बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 10 साल हमारे लिए लॉस्ट डेकेड ना बनने चाहिए, और इसका एक ही तरीका है कि बाबुओं के हाथों से हमें हमारी इकोनॉमी को छुड़ाकर जो असली अर्थशास्त्री हैं उन्हें लाया जाए, जो असल में इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं उन्हें लाया जाए, और वो सरकार को सजेशन दें कि आप कैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म लाकर बड़े चेंजेस कर सकते हैं। वरना आप सोच भी नहीं सकते ये दुनिया इकोनॉमिक्स की दुनिया है और ये कितनी जल्दी पलटती है। आज आप सोच रहे हो कि दुनिया की 5वीं तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के बारे में। आपको मैं एक बात और बता दूं कि अब से 20-25 साल पहले तक भारत खुद टॉप 20 में नहीं आता था। दक्षिण अफ्रीका जैसे देश दुनिया के टॉप 6-7 कंट्रीज में शामिल थे। आप जरा सोचकर देखिए, उन देशों का आज कुछ पता नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई अच्छे इकोनॉमिक रिफॉर्म ही नहीं किए। उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म को कभी सीरियसली ही नहीं लिया, और उसका नतीजा वो आज तक भुगत रहे हैं। हमारे साथ में ऐसा कतई नहीं होना चाहिए, और इसे रोकने का एक तरीका है 2026 के एंड से पहले इस साल के अंत से पहले हमें एक नहीं बल्कि 2-3 बड़े ऐतिहासिक रिफॉर्म लाने पड़ेंगे, जो कि हमारे लिए गेम चेंज करेगा और भारतीय अर्थव्यवस्था को एक ऐसा पुश देगा कि हमारी इकोनॉमी 10% की रफ्तार, 12% की रफ्तार यानी कि डुअल डेकेड में पहुंच जाए। वरना हमारे इस पूरे कंपटीशन में टिक पाना बहुत मुश्किल होगा। आपको पता नहीं है कि जापान, जर्मनी के पास पैसे का एक ऐसा फ्यूल है जिसका वो कभी ना कभी यूज जरूर करेंगे, और फिर जिस दिन वो यूज करेंगे वो हमसे इतना आगे निकल जाएंगे कि हम उन्हें कैच ही नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि लोहा गर्म है, हमें अभी हथौड़ा मारना पड़ेगा क्योंकि वो सही टाइम अभी है। और हाँ, इस चक्कर में हमें नहीं रहना पड़ेगा कि युद्ध की वजह से हमारी इकोनॉमी डूब रही है, हमें मीडिएशन करना चाहिए था। ये सब तो फालतू की बातें हैं। असल बात है हमारे खुद के अंदर। अगर हम खुद सही होंगे तो दुनिया सही होगी। खैर, आपका इस सब पर क्या मानना है? आपकी राय हमें कमेंट में देना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।